पेश खिदमत है लियाज सीतापुरी का मशहूर तारीखी नावल चंगेज खान। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं नावल के बकिया हिस्से की जानिब। तिमोचन दरियाए कैरोलोन के शुमारी किनारे तक पहुंच गया। वो अपने खैमे को तलाश कर रहा था, अपने लोगों को तलाश कर रहा था जो इधर उधर तितर बितर हो गए थे। आखिर 2 हफ्तों की कोशिश के बाद वो एक चरवाहे के पास पहुंच गया और उससे अपने कबीले वालों का पता पूछा। चरवाहे ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, दरअसल खराबी सबसे बड़ी ये है कि हमने अपने सरदार पर एतबार नहीं किया और गैरों पर भरोसा करने लगे। गैर मजबूत हो गए, हम कमजोर पड़ गए। तिमोचन को चरवाहे की निशानदही के बावजूद अपनी मां तक पहुंचने में कई दिन लग गए। ये लोग मशरिक में खम्भान वाले इलाके में चले गए थे। ओलोन के ख्याल में ये जगह किसी कदर महफूज थी। वो मुसलसल ये सोच रही थी कि अगर तिमोचन यहाँ ना आया तो इसे क्या करना होगा। इसका छोटा बेटा कसार इसके पास आ चुका था। वो इसकी सरदारी के लिए गौर कर रही थी, लेकिन इसका दिल इस पर आमादा नहीं होता था और रह रहकर तिमोचन याद आ रहा था, क्योंकि तिमोचन में यसुकाई से ज्यादा सरदारी के औसाफ मौजूद थे। इस नौउमरी में तिमोचन जो कुछ कर गुजरा था, इससे यसुकाई इसका हम पल्ला नहीं मालूम होता था। कसार में कई खूबियां थीं। बहादुर था, बेहतरीन तीरंदाज था, अपने कबाइल से बेहद मोहब्बत करता था, माँ का ताबेदार था, मगर इसमें तिमोचन जैसी सूझबूझ और अक्ल नहीं थी। वो ज्यादा तजस्सुस पसंद भी नहीं था, दूसरों पर रोब जमाने और दिलों पर कब्जा कर लेने के गुर भी नहीं जानता था। याका कबाइल के लोग भी कसार को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, जबकि तिमोचन सबकी नजरों में एक अहम नौजवान था। ओलोन की नजरें कैरोलोन के उस पार तातारियों पर भी थीं। ये यसुकाई के जद्दे अमजद कुबल खान के भाई की औलाद थे और इस बुरे वक्त में ओलोन का साथ दे सकते थे। वो तिमोचन के अंजाम की खबरों की मुंतजिर थी। अगर तरगताई तिमोचन को कत्ल कर देता है तो वो मजलूम बनके तातारियों में चली जाएगी और उनसे तरगताई के खिलाफ मदद मांगेगी और अपनी पूरी वादी तातारियों की मदद से वापस ले लेगी। ओलोन ये सब कुछ सोच रही थी कि थका हारा भूखा प्यासा तिमोचन ओलोन के पास पहुंच गया। ओलोन बेटे को देखकर बाग बाग हो गई। कबीले के सभी लोग तिमोचन को देखकर बहुत खुश हुए। तिमोचन की गिरफ्तारी ने उसका साथ देने वाले मंगोलों को दिल बर्दाश्ता कर दिया था और इन्हें ये यकीन नहीं रहा था कि ये नौउम्र लड़का उनकी सरदारी का हक अदा कर सकेगा। इन्हें अपने नए सरदार से भी यही तवक्का थी कि वो इनकी रोजी की जिम्मेदारी कबूल करेगा, दुश्मनों से इनकी हिफाजत करेगा और कबीलों में इत्तेहाद पैदा करेगा। लेकिन तिमोचन की गिरफ्तारी के बाद वो बहुत मायूस हुए और हर कबीला अपने अपने तौर पर अपने लिए अलग सोच में मुब्तला हो गया। वो किसी ऐसे नौजवान की सरदारी पर किस तरह भरोसा कर सकते थे जो अपने दुश्मन की मामूली सी यलगार का मुकाबला न कर सकता हो। बज़ाहिर ये लोग अब भी तिमोचन की सरदारी के ज़ेरे असर थे, लेकिन इनके मनफी रवैये से ये जाहिर होता था कि वो तिमोचन की सरदारी में रहने पर आमादा नहीं हैं। यसुकाई की जिंदगी तक ये लोग अपने सरदार को हर साल कुछ मवेशी नजर किया करते थे। गोया ये एक खराज था जो वो अपने सरदार को अदा करते थे। ओलोन ने इस परेशानी के आलम में तिमोचन को याद दिलाया
तू अपने वफादार कबाइली सरदारों के पास जा और उनसे अपनी सरदारी का नजराना तलब कर। तिमोचन ने मां के हुक्म की तामील की और अपने मातहत कबाइली सरदारों के पास गया और उनसे अपना हक मांगा, लेकिन कबाइली सरदारों ने उसका मुंह चिढ़ाया और पूछा, कैसा हक? तूने अपनी सरदारी का हक अदा किया जो अपना हक मांगने चला आया? तिमोचन ने इसरार किया, मैं अपना हक भी अदा करूंगा मगर तुम लोग भी इस बुरे वक्त में मेरा साथ दो। एक सरदार ने तंजन कहा, देख तिमोचन, जो कबाइल हमारा साथ छोड़ के तरगताई के पास चले गए उनका फैसला सही था। हमने तेरा साथ देने का गलत फैसला किया और पछता रहे हैं। अब हमें मजीद तंग न कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी तेरा साथ छोड़कर ताइजूत वालों में चले जाएं। तिमोचन ने अपना हक बइसरार तलब किया। तुम लोगों को एक ऊंट, एक घोड़ा, एक बकरी और एक भेड़ हर हाल में देना होगी। हालांकि हमें जरूरत ज्यादा जानवरों की है मगर फिलहाल इन 4 ही से काम चल जाएगा। सरदार ने भी तेवरियां दिखाई। तिमोचन, हमें तंग न कर, अभी तो हम तेरे साथ हैं, ज्यादा तंग करेगा तो हम भी ताइजूत वालों में चले जाएंगे। एक सरदार ने तिमोचन को मशवरा दिया, तू अपनी होने वाली बीवी बोर्ते के कबीले में क्यों नहीं चाहता? वो इस हैसियत में है कि तेरी मदद करे और तेरा खोया हुआ वकार बहाल कर दे। एक दूसरे सरदार ने तिमोचन को याद दिलाया, अभी तो तू पैदा भी नहीं हुआ था कि तेरा बाप करायत वालों के सरदार तगरल खान के पास मेहमान हुआ था। उन दोनों में बड़ी दोस्ती थी और ये बात हमें खुद यसुकाई ने बताई थी कि दोनों सरदारों ने एक दूसरे की झूठी शराब पीकर ये मुआहिदा किया था कि दोनों दोस्त बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। यसुकाई मर गया, अब तू हम सब का सरदार है। तुगरल खान के पास जा और अपने बाप के उस मुआहिदे का जिक्र करके उसे अपनी मदद पर आमादा कर। तिमोचन ने कहा, तुम सब तजर्बाकार और उम्र रसीदा लोग हो, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारा नंगा भूखा सरदार तहाइफ के बगैर ही तुगरल खान के पास जाए और फकीर की तरह मदद तलब करे? सरदार ने कहा, हम लोगों को अहदो पैमान जान से ज्यादा अजीज होते हैं। तू तुगरल खान के पास जा तो सही। तिमोचन ने नीम तलखी से कहा, मैं तुम लोगों से मशवरा लेने नहीं आया। तुम लोगों का भी अपने सरदार से एक दीरीना मुआहिदा चला आ रहा है। उस मुआहिदे की पाबंदी करो और मेरा हक मुझे दे दो। लेकिन किसी सरदार ने भी उसको कुछ नहीं दिया क्योंकि वो सब ये जानते थे कि तिमोचन में अपना हक हासिल करने की ताकत नहीं है। अगर वो तिमोचन को इसकी सरदारी का खराज नहीं देंगे तो वो क्या कर लेगा। तिमोचन मायूस और नामुराद अपने खेमे में पहुंचा और अपनी कुव्वत का अंदाजा लगाया तो मालूम हुआ कि इसके पास सिर्फ 9 घोड़े हैं। इन 9 में सुर्ख रंग का वो घोड़ा भी शामिल था जिस पर बैठकर वो तरगताई की कैद से फरार हुआ था। इसकी माँ, भाई और बहनें भूखे थे। इनके पास मवेशियों के जो रेवड़ थे वो तरगताई छीन कर ले गया था। कसार और मुल्कोती शिकार खेलने निकल जाते मगर इनके पास इतने तीर भी नहीं थे कि वो इन्हें शिकार पर जाया कर देते। बदरजाए मजबूरी दिन भर गिलहरियों के पीछे भागते रहते। इन दिनों यही इनकी मरगूब ग़िज़ा थी। ताइजूत कबीले के चोर अब भी इनके पीछे लगे हुए थे।
इनका तिमोचन के दूसरे बड़े कबीलों पर जोर नहीं चलता था, मगर ये तिमोचन को बिल्कुल बर्बाद कर देने की फिक्र में थे। तिमोचन अपनी परेशानी में था और ताइजूत कबीले के चंद चोर उसके घोड़ों की फिक्र में थे। तिमोचन ने अपनी मां को बताया, कबायली सरदारों ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया और वो कहते हैं कि बोर्ते के कबीले से मदद मांगो या फिर तुगरल खान के पास जाओ। ओलून ने फिक्रमंद लहजे में कहा, यह किस तरह मुमकिन है? बोर्ते का खानदान ताइजूत वालों से ताल्लुक रखता है और तुगरल खान हम कमजोर और बेयारो मददगार लोगों की क्या मदद करेगा? जब कोई दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है तो अपने साथ तोहफे तहाइफ भी लेकर जाता है। दोस्ती हमेशा बराबरी की सतह पर होती है और अब हम तुगरल खान की सतह के नहीं रहे। तिमोचन ने मां को उसके खैमे में छोड़ा और खुद बाहर निकल के खैमे के पीछे उकड़ू बैठ गया और सर झुकाए अपने साथ पेश आने वाले नशेबो फराज पर गौर करता रहा। अपने को बेयारो मददगार समझ के आंसू बहाता रहा। इतने में कबीले का एक शख्स भागता हुआ आया। वो तिमोचन को तलाश कर रहा था, मगर खैमे में ओलोन को तन्हा देखकर पूछा, तेरा बेटा किधर है? सिर्फ तिमोचन यहीं कहीं होगा। कस्सार और मुल्कोती शिकार के लिए निकले हुए हैं। कबीले के जवान ने ओलोन को बताया, तुझे कुछ खबर है? तेरे 8 घोड़े ताइजूत वाले उड़ा ले गए। तिमोचन ने भी ये बातें सुनी और घबराया हुआ खैमे में दाखिल हुआ और पूछा, वो घोड़ों को लेकर किधर गए हैं? जवान ने जवाब दिया, इधर दरिया अंगूठा की जानिब। अब तिमोचन के पास कोई घोड़ा भी न था कि वो चोरों का ताक़ुब करता। यह उसकी खुशकिस्मती थी कि इस वक्त कस्सार और मुल्कोती भी आ गए। ये दोनों बहुत सी गिलहरियां शिकार करके लाए थे। जब उन दोनों को 8 घोड़ों की चोरी का हाल मालूम हुआ तो मुल्कोती ने कहा, मैं अभी इनके ताक़ुब में जाता हूं और उनसे घोड़े छीन के वापस लाता हूं। कस्सार ने तरकश पुश्त पर डाला, उसके साथ ही कमान भी लटकाई और एक तलवार और खंजर लेकर उठ खड़ा हुआ। चोरों का पीछा मैं करूंगा और उनसे घोड़े छीन के वापस ले आऊंगा। तिमोचन ने उन दोनों को पीछे हटा दिया और कहा, चोरों का पीछा मैं करूंगा, क्योंकि यह काम सिर्फ बहादुरी दिखाने का नहीं है, इसमें अक्ल और तदबीर की भी जरूरत है और यह काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तिमोचन ने एक तलवार और खंजर साथ लिया और खैमे के अंदर से तलाश करके सूखे गोश्त के चंद टुकड़े अपने साथ लिए और सुर्ख घोड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा, नीले जावदानी आसमान ने चाहा तो मैं अपने घोड़े वापस ले आऊंगा। ओलून और दोनों भाइयों का भी यही ख्याल था कि मुश्किल काम सिर्फ तिमोचन ही कर सकता है। तिमोचन ने सूखे गोश्त के टुकड़े जीन के नीचे रखे और खुद उन पर बैठ गया ताकि गोश्त गर्म रहे और उस तरफ रवाना हो गया जिधर चोर इसके घोड़े लेकर फरार हुए थे। वो घोड़ों के पांवों के निशानात पर सफर करता रहा। ये लोग आदमी या जानवर के नोकोशे पा पर सफर करने में बड़ी महारत रखते थे। रास्ते में कई जगह तिमोचन ने राहगीरों से पूछा, तुमने रास्ते में कहीं 8 घोड़ों के साथ लोगों को भागते देखा है? और जिससे भी पूछा यही जवाब मिला, देखा तो है, मगर क्या तू तन्हा उनसे अपने घोड़े वापस ला सकता है? तिमोचन ने कहा, तू मुझे सिर्फ उनका पता बता दे, मुझे जो काम करना है मैं तन्हा ही कर लूंगा। इन लोगों ने उस तरफ इशारा कर दिया जिधर उन्होंने चोरों को घोड़े ले जाते देखा था। तिमोचन उस रास्ते पर 3 दिन भागता रहा मगर चोरों को नहीं पकड़ सका। चौथे दिन उसने एक जगह बहुत से खैमे नस्ब देखे और यहीं शाहराह के किनारे एक जवान को घोड़ी का दूध दोहते हुए देखा।
तिमुचन यहाँ ठहर गया और घोड़े से उतरकर उस दूध दोहने वाले शख्स से पूछा, तूने कुछ आदमियों को 8 खाली घोड़े भगा कर ले जाते देखा है? उस शख्स ने कुछ तवक्कुफ किया और एक इशारा करते हुए कहा, हाँ, कल वो इधर से गुजरे थे, इनके साथ 8 खाली घोड़े भी थे। तिमुचन अपने घोड़े की तरफ बढ़ा तो ये जवान भी खड़ा हो गया और पूछा, मामला क्या है? तिमुचन ने जवाब दिया, वो मेरे घोड़े चुरा कर ले गए हैं, मैं उन चोरों का पीछा कर रहा हूं। दूध दोहने वाले जवान ने उस तरफ देखा जिधर से तिमुचन आया था और पूछा, तेरे साथ कितने आदमी हैं? मगर तू तो तन्हा नजर आता है। तिमुचन ने कहा, मैं तन्हा इन चोरों का पीछा कर रहा हूं। अजनबी जवान हंसने लगा, ये कहां की अक्लमंदी है, लेकिन मैं तेरी हिम्मत की दाद देता हूं। वो दूध के बर्तन उठाकर एक खैमे की तरफ ले जाने लगा और तिमुचन से कहा, तू जरा ठहर, मैं अभी आता हूं। तिमुचन ने जीन के नीचे से बचा कुचा गोश्त का सूखा टुकड़ा निकाला और वहीं खड़े खड़े खा गया। वो बहुत भूखा था और अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। कुछ देर बाद अजनबी जवान वापस आया। उसकी पुश्त पर तरकश और कमान फंसे हुए थे और हाथ में दूध का बर्तन था। उसने ये दूध तिमुचन को दिया और कहा, तू भूखा लगता है, इसे पी ले, फिर हम दोनों मिलकर चोरों का पीछा करेंगे। इसके इस एहसान से तिमुचन बेहद मुतासिर हुआ। बिला तकल्लुफ दूध पी लिया और तकल्लुफन कहा, चोरों के लिए मैं तन्हा काफी हूं। मेजबान ने कहा, बचखाना बातें ना कर, वो कई हैं, मैं जानता हूं कि तू तन्हा इनका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तिमुचन को भी ये एहसास हो गया था कि वो तन्हा चोरों का पीछा करके अपने घोड़े वापस नहीं ले सकता। मेजबान दोबारा अपने खैमे में गया और वहां से बहुत सारे सूखे गोश्त के टुकड़े उठा लाया और सफेद घोड़े पर बैठकर तिमुचन के साथ चोरों के ताक़ुब में रवाना हो गया। दोनों 3 दिन तक चोरों का ताक़ुब करते रहे और चौथे दिन वो एक चरागाह में दाखिल हो गए। ये तिमुचन की खुश किस्मती थी कि उसने अपने 8 घोड़ों को चरागाह में चरते हुए देख लिया। उस वक्त ताइजूद के चोर अपने खैमों में बैठे तकान दूर कर रहे थे। तिमुचन का मतलब अपने घोड़े वापस लेना था। वो यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आया था। अगर लड़ना झगड़ना नागुज़ीर हो जाता तो वो इसके लिए भी तैयार था, लेकिन अपने घोड़ों को इतनी आसानी से पा जाने के बाद वो इन्हें लेकर वापस रवाना हो गया। अभी ये दोनों चंद मील ही गए होंगे कि चोरों को भी मालूम हो गया कि इनके चोरी किए हुए घोड़े कोई छीन के वापस लिए जा रहा है। उन्होंने तिमुचन का पीछा किया और बहुत जल्द दोनों के करीब पहुंच गए। तिमुचन के साथी ने पहली बार तिमुचन को अपना नाम बताया। मेरा नाम बुगूरची है, तू इसी नाम से मुझे मुखातिब करेगा। तेरा नाम और तारुफ मैं अपने खैमों तक पहुंच के हासिल करूंगा। अब ताक़ुब करने वाले बहुत करीब आ चुके थे। बुगूरची ने कहा, मैं तुझसे बिछड़ के ताक़ुब करने वालों के पीछे जाता हूं, तू घोड़ों के साथ भागता रहे। लेकिन तिमुचन ने उसे मना किया, नहीं, तू मेरे साथ रहे और यहीं से पीछा करने वालों का निशाना ले और इन्हें मार मार के गिरा दे। पीछा करने वालों के पास तीर कमान नहीं थे। बुगूरची ने एक सवार को मार के गिरा दिया। पीछा करने वाले सिर्फ 5 थे, अब वो 4 रह गए थे। बुगूरची ने दूसरे को भी जख्मी कर दिया। बकिया 3 ने ताक़ुब छोड़ दिया और अपने जख्मी साथियों को संभालने लगे और तिमुचन बुगूरची की मदद से अपने 8 घोड़े वापस लाने में कामयाब हो गया। दोनों वहां पहुंच गए जहां बुगूरची घोड़ी का दूध दोहता हुआ मिला था। यहाँ बुगूरची के हम कबीला ने बताया, तेरा बाप तुझसे नाराज है, तू बताए बगैर कहाँ चला गया था। बुगूरची ने तिमुचन से पूछा, हाँ अब बता तू कौन है।
और तेरा किस कबीले से ताल्लुक है? तिमूचन ने कहा, कुबल खान मेरा जद्द अमजद था। ये वही बहादुर शख्स है जिसने मुल्क खता के बादशाह के दरबार में उसकी दाढ़ी नोच ली थी। यसुकाई मेरा बाप था, जिसे एक दुश्मन कबीले ने खाने में जहर देकर हलाक कर दिया था। मैं उसका सबसे बड़ा बेटा तिमूचन हूँ। आजकल मैं ही अपने कबीले का सरदार हूँ। दरियाए अंगूठा और दरियाए कैरोलॉन की दरमियानी वादी मुझे विरसे में मिली है। इस तारुफ ने बगोरची को बिल्कुल मुतमईन कर दिया। वो तिमूचन का जिक्र सुन चुका था और तिमूचन के खानदान से उसका पूरा कबीला वाकिफ था। बगोरची ने दूध का भरा हुआ बर्तन साथ लिया और तिमूचन के साथ अपने बाप के पास पहुंचा। फिर दूध बाप की तरफ बढ़ा दिया और कहा, इसे पी लें तो मैं अपने नामवर मेहमान का आपसे तारुफ कराऊं। बगोरची का बाप वाकई भूखा था। दूध पी लेने के बाद इसके हवास बजा हुए और गुस्सा काफूर हो गया। बगोरची ने तिमूचन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सुकाई का बेटा तिमूचन है। इसका दादा कुबल खान था। इस नौजवान ने भी खासी शोहरत हासिल कर ली है। बूढ़ा भी तिमूचन से मिलकर बहुत खुश हुआ और अपने बेटे से कहा, तब तो बड़ी खुशी की बात है कि तुझे तिमूचन की दोस्ती हासिल हो गई। ये बहुत बड़े बाप का बेटा है और इसके दाता कुबल खान का तो कोई जवाब ही न था। अपने इलाके की सबसे अच्छी वादी इसे विरसे में मिली है। अब तो इसका मुस्तकिल दोस्त बन जा, इसी के साथ रहे और खुद भी बड़ा बनने की कोशिश कर। तिमूचन ने भी बूढ़े से बगोरची की तारीफें की। अगर बगोरची ने मेरा साथ न दिया होता तो मैं तन्हा अपने घोड़े ताइजूत के चोरों से वापस न ले सकता। बगोरची हंसने लगा। अब मैं ज्यादा हैरान हूं कि तुझ जैसे नामवर आदमी ने तन्हा घोड़े वापस लाने का मंसूबा किस तरह बनाया था। तिमूचन ने जवाब दिया, असल वाकया ये था कि हमारे पास कुल 9 घोड़े थे, जिनमें से 8 ताइजूत वाले चुरा ले गए। बस एक घोड़ा बाकी बचा था, जिस पर बैठकर मैं चोरों की तलाश में निकल खड़ा हुआ था। बगोरची के बाप ने उसकी तारीफ की। बेशक तू बड़ी हिम्मत रखता है और इसका अहल है कि अपने कबाइल की सरदारी करे। इसके बाद अपने बेटे से कहा, तू इसका मुस्तकिल दोस्त बन जा। यह अच्छा दोस्त और वफादार सरदार साबित होगा। इसके बाद बगोरची के बाप ने एक सरदार की हैसियत से तिमूचन की खातिर तवाज़ा की। एक अरसे बाद तिमूचन को अच्छा खाना मुयस्सर आया था। खाने के बाद घोड़ी का दूध भी पेश किया गया। खाने के दौरान बगोरची के बाप ने बड़ी बातें की। उसने बार बार कुबल खान और यसुकाई का जिक्र किया और यही कहता रहा कि बोर चीजन नस्ल के ये लोग हर तरह से सरदारी के अहल हैं और तिमूचन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने कारनामों से अपने उन बुजुर्गों का सही जानशीन साबित हो। तिमूचन ने अपने बेवफा सरदारों का जिक्र किया। अगर वो लोग मेरा साथ न छोड़ जाते तो मैं आज इतना बेयारो मददगार न होता। बगोरची का बाप हंसने लगा। लड़के, उन्होंने अपने सरदार का साथ नहीं छोड़ा बल्कि एक नौ उम्र ना तजर्बेकार लड़के से मायूस होकर दूसरे ताकतवर सरदार की सरपरस्ती में चले गए। बगोरची को शुबा था कि कहीं ताइजूत वाले इन दोनों के पीछे न लगे हों और इसके कबीले पर हमला आवर हो जाएं, और इसके ख्याल में यह भी मुमकिन था कि ताइजूत वाले सिर्फ तिमूचन की फिक्र में होंगे और उसको अकेला वापस जाते देखकर उस पर हमला आवर हो जाएंगे। तिमूचन मारा जाएगा और घोड़े दोबारा चोरों के कब्जे में चले जाएंगे। अपने इस अंदेशे के पेशे नजर बगोरची ने अपने बाप के कान में कहा, बाप, तिमूचन को चंद दिन मेहमान रख। मैं अपने चंद आदमियों को चारों तरफ ताइजूत के खोज में रवाना कर दूंगा। अगर वो कहीं आसपास मौजूद हैं तो उनको ठिकाने लगा दिया जाएगा और अगर रास्ते साफ हैं तो तिमूचन को जाने की इजाजत दे दी जाएगी। बगोरची का बाप हंसने लगा और कहा,
तुम दोनों के बकौल वो 5-7 से ज्यादा नहीं है। उनमें से एक को तो तूने जख्मी करके गिरा दिया था और दूसरा जख्मी हो गया था, बाकी रह गए 4-5। क्या उनकी शामत आई है कि वो हमारे कबीले के आसपास मंडलाएं? इस तरह तो उनका एक आदमी भी वापस नहीं जा सकेगा। फिर भी बगुर्ची ने तिमुचन के लिए जश्न का एहतमाम किया। इस जश्न में कश्तियों के मुकाबले भी हुए, शमशीर जनी भी और दूसरे हथियारों के मुकाबले भी देखने में आए। कबीले के मस्खरों ने हंसने हंसाने वाले करतब भी दिखाए, गवैयों ने गाने सुनाए और शामानों ने दिल खुशकुन पेशगोइयां करके तिमुचन को खुश किया। एक हफ्ते तक मेहमानी के मजे लूटने के बाद तिमुचन को जाने की इजाजत दे दी गई। इस दौरान बगुर्ची के आदमी घूम फिर के वापस आ गए थे और ये खबर भी लाई थे कि रास्ते साफ हैं और ताइजूतों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। तिमुचन को पेशकश की गई कि कबीले के चंद जवान उसकी मदद के लिए उसके साथ कर दिए जाएं, मगर तिमुचन ने कहा, मैं तन्हा काफी हूं, 4-5 ताइजूत मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। फिर बगुर्ची से मुखातिब हुआ, तू मेरा भाई है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि अगर तूने मेरा साथ न दिया होता तो मैं कभी भी ताइजूतों से अपने घोड़े वापस न ले सकता। बगुर्ची ने हंसते हुए कहा, जब तूने मुझे अपना भाई कह दिया तो मैंने जो तेरी मदद की है वो कोई एहसान नहीं है। तिमुचन ने 8 में से 4 घोड़े बगुर्ची की खिदमत में पेश कर दिए और कहा, ये तेरी नजर है, मेरे लिए 4 ही काफी हैं। लेकिन बगुर्ची ने वो 4 घोड़े नहीं लिए और कहा, मैं ये 4 घोड़े इसलिए नहीं ले सकता कि तूने मुझे अपना भाई कह दिया। मेरा बाप भी तेरी इज्जत करता है, वो भी मेरे इस रवैये से खुश नहीं होगा। दोनों बहसो मुबाहिसा करते रहे। तिमुचन 4 घोड़े देने पर मुसिर था और बगुर्ची न लेने की जिद पर कायम था। आखिर तिमुचन ने कहा, मैं तेरा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब कभी मेरी मदद की जरूरत पेश आए तो सिर्फ एक तीर मेरे पास भेज देना, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा कि तुझे मदद के लिए मेरे कबीले की जरूरत पेश आ रही है। तिमुचन को बगुर्ची और उसके बूढ़े बाप ने निहायत इज्जत और एहतराम से रुखसत किया और जब 2-2.5 हफ्ते के बाद वो अपने कबीले में वापस पहुंचा तो तिमुचन की बड़ी धूम मच गई। हर तरफ उसकी बहादुरी के चर्चे हो रहे थे। कबाइलियों की नज़र में वाकई ये एक बहुत बड़ा कारनामा था कि अकेला तिमुचन ताइजूतों से अपने 8 घोड़े वापस ले आया था। जिन कबाइल ने उसका साथ छोड़ दिया था वो भी तिमुचन के खैमे में हाजिरियां देने लगे। वो अपने नौउम्र सरदार को पहली बार हैरत व इस्तेजाब और फक्रिया देख रहे थे। वो सब इस कारनामे की तफसील जानना चाहते थे, मगर तिमुचन तफसील बयान करने से गुरेज करता रहा। वो बगुर्ची का जिक्र इसलिए न कर सका कि इससे उसके कारनामे की अहमियत में कमी वाक़ हो जाती। अब तिमुचन के खैमे के आसपास बहुत से खैमे नस्ब हो गए थे और इनमें हर रोज इजाफा होता रहा। ये रफ्ता रफ्ता जमा होने वाले सरदार तिमुचन से मुलाकातें करते और कहते, तेरी बहादुरी और सूझबूझ से हमें यह उम्मीद पैदा हो गई है कि अब तू हमारी हिफाजत भी कर सकेगा और हमारी रोजी रिस्क का जिम्मेदार भी बन सकेगा। लेकिन तिमुचन खामोश था। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि इसकी सरसब्ज वादी दुश्मनों के कब्जे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसे दुश्मनों से किस तरह बचाया जाए, बस यही बात उसे परेशान कर रही थी। लेकिन जब बेवफा और बिछड़े हुए कबाइल इसके पास वापस आने लगे तो वो बहुत पुरउम्मीद हो गया और उसने ये फैसला किया कि अब वो कोई दूसरा जुर्रतमंदाना कदम उठाएगा जिससे उसके मुती और फर्माबरदार कबीले और ज्यादा मुतासिर और मरऊब हो जाएं।
और उसका शोहरा ताइजूतो तक पहुंच जाए, जिससे ताइजूतो में मौजूद उसके अपने कबीले वहां से उखड़ने लगे और इससे दोबारा आन मिले। इस फैसले के बाद ही उसने दूसरा फैसला ये किया कि अपने दुश्मनों के साथ किसी किस्म की रू रियायत नहीं होनी चाहिए। दुश्मन या तो उसका मुखलिस दोस्त बन जाए या फिर उसे तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए। अब तिमूचंद दुश्मनों के लिए रहमो हमदर्दी से आरी हो चुका था और जुल्म, बेरहमी और सफाकी को अपना शुआर बना लिया था। इन मंसूबों के साथ ही उसने अंगूडा के उस पार बसने वाले ताइजूतो पर हमला करने का मंसूबा बनाया। वो उसी दरिया को उबूर करके अपने कबीले तक वापस पहुंचा था और उसी दरिया के किनारे पर तरगताई ने उसको कैदी बनाकर रखा था। उसको इस खित्ते से नफरत हो गई थी। उसने अपने ज़ेरे सरदारी कबाइल को अपने मंसूबों से आगाह किया और कहा, फिलहाल हमारे पास शिकार भी बहुत कम है और दूर दराज इलाकों में जहां शिकार मौजूद है वहां दूसरे ताकतवर कबाइल मौजूद हैं। महज शिकार के लिए उनसे उलझना मुनासिब नहीं। अंगूडा के उस पार जो ताइजूत आबाद हैं उनके पास मवेशियों की कसरत है। हम उनको तबाह बर्बाद करके उनसे उनका सारा सामान छीन लेंगे और मवेशियों को हंका लाएंगे। कबाइलियों के लिए ये एक शानदार मंसूबा था, लेकिन दरिया को दोबारा उबूर करना इन्हें दुश्वार लगा। वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये नातजुर्बेकार नौजवान कहीं इस तरह हमें तबाह बर्बाद तो नहीं करवा देगा? एक बूढ़े सरदार ने कहा, तिमूचंद बहुत होशियार है। क्या तुम सबने नहीं देखा कि वो तन्हा 150 ताइजूतों से अपने 8 घोड़े वापस छीन लाया? ताइजूतों वाले मामले ने मुबालगे की शक्ल इख्तियार कर ली थी। एक सरदार ने पूछा, हम दरियाए अंगूठा को उबूर करके अपने दुश्मन पर हमलावर होंगे। अगर जीत गए तो अपने दुश्मन का लूटा हुआ सामान वापस लेकर दोबारा दरिया उबूर करेंगे। क्या यह दुश्वार काम नहीं? जहां ये बहसो मुबाहिसा हो रहा था वहां तिमूचंद भी पहुंच गया और जब मजलिस में ज़ेरे बहस खदशात का जिक्र सुना तो उसने कहा, दरिया को उबूर करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसे खुद मैंने उबूर किया है। वो ज्यादा गहरा नहीं है। 2-2 ऊंटों को बराबर खड़ा करके उन पर अम्मारियां कस दी जाए, उन अम्मारियों पर आदमी बिठा दिए जाए। ये ऊंट बासानी इन्हें दरिया के उस पार पहुंचा देंगे और जो लोग अपने घोड़ों से उस पार पहुंचना चाहें तो वो घोड़ों को दरिया में उतार दें और उनकी दुम पकड़कर दूसरे किनारे पर पहुंच जाएं और यही तरकीब वापसी में काम आएगी और लूटा हुआ सामान भी इसी तरह वापस लाया जाएगा। ये तजावीज़ बहुत माकूल थी। हर शख्स ने इनसे इत्तेफाक किया और दरिया के उस पार पहुंचने की तैयारियां शुरू हो गईं। मौजिज़ सामाईन इकराम, आप समाअत फरमा रहे थे इलियास सीतापुरी का नॉवेल चंगेज़ खान। आज के लिए बस इतना ही। नॉवेल का बकिया हिस्सा अगली किस्त में अपलोड कर दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहिए।